ठीक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद विकास में। दोस्तों, स्वागत तो आप सभी का होता ही रहेगा, लेकिन बेसिकली हमको अब क्या करना है, आरएसी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम आपको आए हैं आरएसी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने के लिए। आरएसी का चैप्टर नंबर 3 बहुत ही इजी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसके कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने वाला हूँ और कतई आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आराम से बस आप धैर्यपूर्वक इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आप थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। थर्ड चैप्टर का नाम आप सभी देख सकते हैं, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? चैप्टर नंबर 3 रेफ्रिजरेंट्स, यानी कि प्रशीतक। प्रशीतक होते क्या है? बेसिकली रेफ्रिजरेंट से आप समझ सकते हैं क्या होता है। रेफ्रिजरेंट की डेफिनेशन क्या अगर बात करेंगे तो क्या होगा? प्रशीतक। प्रशीतक एक कार्यकारी पदार्थ है। क्या है ये? वर्किंग सब्सटेंस। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या है? वर्किंग सब्सटेंस है। हिंदी मीडियम वालों के लिए कार्यकारी पदार्थ है। ठीक है, जो प्रशीतिक स्थान से, यानी कि जहां पर आपको ठंडा करना है उसे, उस स्थान से ऊष्मा को अवशोषित कर तापमान को कम करता है। बेसिकली प्रशीतक क्या होता है? वो कार्यकारी पदार्थ होता है जो कि प्रशीतिक स्थान से ऊष्मा को अवशोषित करता है, यानी कि हीट को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, उस स्थान को ठंडा करता है। वही क्या कहलाता है? हमारा रेफ्रिजरेंट कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेंट के क्लासिफिकेशन, यानी कि उसका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। वर्गीकरण में क्या होता है दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी प्रशीतक क्या होते हैं? अब देखिए, प्राइमरी प्रशीतक वो प्रशीतक होते हैं जो डायरेक्टली सिस्टम में प्रयोग कर लिए जाते हैं, यानी कि डायरेक्टली वो सिस्टम में ही यूज कर लिए जाते हैं। आपने पढ़े होंगे 3 सेक्टर, प्राइमरी, टर्टियरी और सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जिसमें रॉ मटेरियल डायरेक्टली ही यूज किया जाता है। उसी प्रकार से ये है प्राइमरी प्रशीतक। क्या होते हैं? प्राइमरी जो होते हैं वो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? जो डायरेक्टली सिस्टम में प्रयोग कर लिए जाते हैं और तापमान को कम कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स कहलाते हैं। ठीक, देखिए जैसे एग्जांपल में क्या हो गया? R11। अब आप कहेंगे R11 क्या है? ठीक, R12 क्या है? R14 क्या है? R22 क्या है? तो ये रूपा वाला सिस्टम नहीं है कि R फॉर रूपा एंड 12 फॉर 12 रूपा, वो सिस्टम ना है दोस्तों। इसका मतलब अभी होगा कि अभी हम आपको नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा उसमें पढ़ाएंगे नॉमेनक्लेचर, यानी कि इन सभी का नाम होता है। आप लोग गए होंगे जैसे कि कोल्ड स्टोरेज वगैरह में गए होंगे तो उसमें लिखा रहा होगा बड़ा बड़ा R12। आप सभी को ना पता है कि वो R12 होता है क्या है। ठीक है, तो आज के बाद मतलब आज इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल समझ जाएंगे, जहां पर भी R12, R13, R14, R22 वगैरह लेकर के लिखा रहेगा तो आप लोग इंजीनियस हो जाएंगे, क्योंकि देख लेंगे आप, नॉमेनक्लेचर पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे आराम से। ठीक है, तो अभी हम इस टॉपिक के बाद सीधा नॉमेनक्लेचर पे ही आते हैं और आपको बताते हैं R12 और R11, R13 क्या होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए। R11, R12, R13, R14, R22, R32 और R134। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? हमारा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स, यानी कि द्वितीयक प्रशीतक क्या होते हैं? द्वितीयक प्रशीतक वे प्रशीतक होते हैं, दीज आर द रेफ्रिजरेंट्स, वे प्रशीतक होते हैं जो पहले प्राइमरी प्रशीतक से ठंडा किया जाता है, यानी कि वे रेफ्रिजरेंट्स होते हैं जिनका यूज हम करते हैं तब पहले क्या करते हैं, उनमें प्राइमरी जो हमारे रेफ्रिजरेंट्स होते हैं उनके माध्यम से उनको ठंडा करते हैं, उसके बाद में उनका यूज करते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कहलाते हैं। ठीक, मतलब पहले क्या हुआ, हमने कोई रेफ्रिजरेंट लिया, ठीक, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कोई लिया, उसमें क्या किया हमने, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से उसका मतलब मिक्स कराया, उससे मतलब उसको कंबाइन कराया प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के साथ, तब जाकर के उनका हम यूज कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। और प्राइमरी क्या होते हैं? वो डायरेक्टली ही यूज कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में क्या एग्जांपल हो जाएगा? H2O हो गया, हमारा वाटर हो गया। ठीक, ब्राइन सोल्यूशन हो गया। अब कहेंगे ब्राइन सोल्यूशन क्या है? तो ब्राइन सोल्यूशन दोस्तों क्या होता है? नमक और वाटर का मिक्सचर होता है, तो इसे बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। आपने सुना होगा कि कई बार कई विधि होती है, जैसे कि जो बर्फ बेचने आते हैं गाँव में, तो वो लोग क्या रखते हैं अपने उसमें डिब्बे में? क्या रखते हैं? नमक और पानी का सोल्यूशन, ऐसा करके कुछ मिक्सचर रखते हैं ना, आपने सुना होगा। तो वैसा ही उसे ही बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। ग्लाइकॉल इसका एग्जांपल हो गया, और एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जांपल हैं, एग्जांपल्स पे हम जाते हैं। अब पढ़ते हैं क्या? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स के टाइप्स। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्या होता है? हेलोकार्बन, पहला क्या हो गया? हेलोकार्बन। ठीक, दूसरा क्या हो गया आपका? एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट्स। ठीक, तीसरा क्या हो गया? इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। चौथा क्या हो गया हमारा? हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट। अब हिंदी मीडियम वाले प्लीज इसकी हिंदी मत पूछिएगा, क्योंकि यार इतना सब तो आपको करना ही। अगर आप जाकर के हायर स्टडीज में जाएंगे तो आप सबके लिए ये सब बेसिकली ये कॉमन सी बातें हो जाएंगी, तो ये सबको आपको पढ़ना है, इसकी हिंदी आप मत पूछिएगा। ठीक है, इसमें हैलोजन ग्रुप आते हैं, यानी कि जो हमारा हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं? हैलोजन ग्रुप। हेलो यहाँ से पढ़ा, हैलोजन यहाँ से पढ़ा। हेलो और हैलोजन को आपस में रिलेट कर लीजिए। हैलोजन ग्रुप कौन कौन से होते हैं? आपने 12th में पढ़ा होगा। क्लोरीन हो गया हमारा, फ्लोरीन हो गया, ये सभी क्या होते हैं? हैलोजन ग्रुप में आते हैं। इसके एग्जांपल क्या होंगे? R11, R12, R33 एक्सेट्रा करके। ठीक, आप ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? एजियोट्रोप।
आइजोट्रोप कौन से होते हैं? यह दो प्रशीतक का मिश्रण होता है, यानी कि अगर टू रेफ्रिजरेंट्स को एक साथ मतलब मिला दिया जाए तो उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उन्हें बोलते हैं आइजोट्रैप रेफ्रिजरेंट्स। ठीक, इसका इसमें ये चीज ध्यान करने वाली है कि इसका जो है इसकी सीरीज क्या होती है दोस्तों? 500 से शुरू होती है, यानी जैसे कि यहाँ R11, R12, R33 है, वैसे यहाँ पे क्या होगा? R500, R504, R500 ऐसे करके 500 के बाद ही ये शुरू होती है। ठीक, तो नेक्स्ट क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट क्या होता है? इसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, देखो इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट आता है आपका आईयूपीएसी नेमिंग वगैरह, वो सॉरी रेफ्रिजरेंट के नॉमेनक्लेचर आता है, तो उसमें ये जो होते हैं इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होते हैं उनके लिए ये फार्मूला यूज होता है। क्या, कौन सा? R700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया? इनऑर्गेनिक ये हो गया NH3 700 प्लस अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 17, तो हो गया R717 आ गया। ठीक, SO2 हो गया हमारा 700 किया, फार्मूले के हिसाब से उठाया 700, R यहाँ पे रख देंगे, R700 प्लस इसका जो मॉलिक्यूलर वेट हो गया, क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना होता है? 64 होता है। ठीक, तो R764 आ गया हमारा नेम आ गया। ठीक है, तो अब दोस्तों ये हो गया, ये था हमारा। और ये देखिए हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट आपको बेसिकली एग्जांपल में आते हैं R60, R50, बस इतना ही आपको वहां पर ऐसे आ गया कि रेफ्रिजरेंट बताइए, तो उसमें आप लिख सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी के पार्ट को डिफाइन कर दीजिएगा, बस इतने में आपको जो है 5 नंबर का आता है, तो ऐसे में आपको 2-3 नंबर आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद टॉपिक कौन से पढ़ेंगे? बस छोटा चैप्टर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नॉमेनक्लेचर, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसकी क्वांटिटीज पढ़ेंगे, मतलब इसकी वो पढ़ेंगे जैसे कि हमारे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई और फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। बस इन्हीं 2 टॉपिक्स को और पढ़ना है, उसके बाद में आपका जो है ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक, ये बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है हमारा? नॉमेनक्लेचर। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे अब नॉमेनक्लेचर के बाद फिर बेसिकली नॉमेनक्लेचर में के बाद प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में बस हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? जैसे कि हमने R बताया था ना कि R12, R13 और ये सब जैसे हो गए, R22 हो गया, इन सब का नाम क्या होता है? ठीक, सबसे पहले तो देखिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। नॉमेनक्लेचर में क्या करना है? पहले आपको फॉर्मूला आप सभी को याद करना पड़ेगा। फॉर्मूले आपको कितने हैं? 2-3 फार्मूले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या फार्मूला है आपको? मेन बेसिक फार्मूला ये हो गया RM-1 इंटू N+1 इंटू में P। ये आपका हो गया कौन सा? पहला फार्मूला होगा। ठीक, दूसरा आपको कौन सा याद करना है? दूसरा फार्मूला आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, मान लीजिए क्या P, देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या? N+P+Q इक्वल टू 2M+2। ये हमारा हो गया दूसरा फार्मूला। ठीक, थर्ड फार्मूला हमको क्या याद करना है? थर्ड फार्मूला बेसिकली इसका नाम लिखेंगे तो कैसे होगा? C, यहाँ पे M, H, यहाँ पे N, यहाँ पे क्या हो जाएगा? F, यहाँ पे F और यहाँ पे Cl की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। अब यहाँ पे पता है क्या? M हो गया, N हो गया, यहाँ पर F, P हो जाएगा। ठीक, तो ये बेसिकली आपके कितने 3 फार्मूलाज हो गए जो आपको याद करने पड़ेंगे फॉर नॉमेनक्लेचर में। ठीक, अब इन टर्म्स का मत पूछेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं क्या? R12, बहुत नाम सुना, बहुत देर से काफी देर से नाम सुन रहे हैं, परेशान है। R12, चलिए इस R12 को खत्म करते हैं। चल बेटा R12 तू इधर आ जा। R12, ठीक, हम यहाँ पे थोड़ा दूर लिखते हैं R1, 2। ठीक, देखिए कंपैरिजन करेंगे किससे? इस वाले फार्मूले से। इस वाले फार्मूले को यहाँ पे लाते हैं। ठीक, कंपैरिजन कैसे करेंगे? R, ठीक, R लिखा है, R को ऐसे लिखा देंगे। ठीक, R हो गया। ठीक, हमारा M-1। अब देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कितने टर्म? 1, 2, 3 टर्म है। यहाँ पर कितने? 1, 2। यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या ज्यूम करेंगे हम लोग? 0 ज्यूम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे M-1, यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे N+1, इसके नीचे लिखेंगे क्या? P। ठीक, अब कंपेरिजन करते हैं। ठीक, इसके सबसे पहले कंपेरिजन करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है? 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। ठीक, कंपेरिजन किया, R को R से कोई मतलब नहीं है। ठीक, हमको इससे मतलब है M-1, क्या लिखेंगे? M-1 इक्वल टू क्या है? यहाँ पर 0, यहाँ पे इक्वल 0 दिखा दिया। ठीक, उसके बाद में क्या किया? N+1 इक्वल टू में क्या है? इससे कंपेरिजन किया तो यहाँ पर 1 है। ठीक, यहाँ पर दिखा दिया 1, यहाँ पर कंपेरिजन किया तो P की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2 आ गई। ठीक,
अब देखो n प्लस वन इक्वल टू वन है तो ये क्या देगा n, इधर इसका वन उधर ट्रांसफर करेंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक, ये वैल्यू यहाँ से आ गई। m माइनस वन इक्वल टू 0 है तो इससे वैल्यू क्या निकल के आएगी, m वन को इधर ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा m इक्वल टू वन आ जाएगी। ठीक, हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी है, p की आ चुकी है, m की आ चुकी है और m की आ चुकी है। ठीक, अब हमको क्या फाइंड करना है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्यू फाइंड करेंगे। ठीक, इस वाले फार्मूले को बुलाते हैं यहाँ पर, इस वाले फार्मूले को यहाँ पर लिखो। ठीक, अगर होता है n प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 2m प्लस 2। ठीक, हमें n पता है, n की वैल्यू यहाँ पर रखो 0 रख दिया। ठीक, प्लस p पता है, p की वैल्यू क्या है 2 रख दिया यहाँ पर। ठीक, अब देखिए प्लस q, अब देखो हमको q निकालना है तो q की वैल्यू हमको नहीं पता है, यहाँ पे लिखेगा हमने q लिख दिया। ठीक, उसके बाद में 2 और m की वैल्यू 1 लिखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस में ये वाला 2। ठीक, अब देखो ध्यान समझना बहुत ही आसान है और बिल्कुल बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा। देखो 0 है, 0 कोई मतलब नहीं। ठीक, 2 है ना, 2 प्लस q लिखा बराबर में 2 1 जा 2, 2 1 कम 2 प्लस 2। ठीक, q 2 प्लस q लिखा बराबर 2 2 4 हो गया। ठीक, अब देखो q की वैल्यू निकालनी है, q यहाँ पे रखा, इस 2 को उधर ट्रांसफर किया, माइनस में हो गया 4 माइनस 2, q बराबर क्या आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक, q बराबर 2 आ गया। अब हमको तीनों वैल्यू मिल चुकी है, इधर n की मिल चुकी भाई साहब, n की मिल चुकी और p की मिल चुकी, इधर q की भी मिल चुकी। अब चलिए इस वाले फार्मूले पे आते हैं, इस वाले फार्मूले को उठा के इधर पटक दो, किधर पटको, इधर पटको। क्या लिखेंगे, CmHnFp और Cl ठीक, तो देखो Cm, अब C लिखा हमने, फिर हमको क्या मिला, m साहब m भैया इधर है, m की वैल्यू 1 लिख दिया। ठीक, m की वैल्यू 1 रख दी। चलो इससे लिखते हैं, थोड़ा ज्यादा समझ दिखेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करते हैं c और 1 भैया, m की वैल्यू 1 तो यहाँ पे लिखा 1। ठीक, उसके बाद में लिखा हमने h, क्या लिखा h, फिर n भैया 0 है, 0 लिख दिया। ठीक, फिर f आ गए, f साहब आ गए, f को लिखा, फिर p भाई साहब की वैल्यू 2 है, यहाँ पे हमने लिख दिया 2। फिर क्या हो गया, cl भाई साहब आ गए, अब cl भाई साहब को यहाँ पे लिखा तो q को बुलाने लगे, वो बोले q को भी लेके आओ, तो हम q को लेके आए तो q की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक, अब इसका अगर शुद्ध रूप लिखे यहाँ पर क्या हो जाएगा, c, h की वैल्यू 0 है, F2Cl2। ठीक है, ये हो गया हमारा नेम, क्या हो गया, R12 का नाम क्या हो गया दोस्तों, R12 अगर कहीं पे लिखा है तो समझ जाइएगा CF2Cl2 है, वहां पर क्या है CF2Cl2 है, यानी कि क्या हो गया, डाइक्लोरो मीथेन है। क्या है, लिख देते हैं एक बार, डाइक्लोरो, मेरे साथ बोलो, डाइफ्लोरो मीथेन। क्या बोलेंगे, डाइफ्लोरो मीथेन। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में, एक बार और समझाता हूँ। देखो सबसे पहले कंपेरिजन करेंगे Rm-1 n+1 p से। ठीक, m-1 में कंपेरिजन किया, 0 आ गया, m-1 बराबर 0, m बराबर 1 आ गया। ठीक, n+1 से कंपेरिजन किया, यहाँ पर n+1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, n+1 बराबर 1 रखा तो n की वैल्यू 0 आ गई। ठीक, p से कंपेरिजन किया, p की वैल्यू सीधे 2 आ गई भाई, यहाँ पर p है, यहाँ पर 2 है, तो p को 2 से, भाई p का रिश्ता 2 से जोड़ दिया। ठीक है, फिर आ गया नेक्स्ट फार्मूला हम लेके आए, n प्लस p प्लस q प्लस 2m बराबर 2m प्लस 2 लिखा। ठीक, अब देखो n की वैल्यू 0, p की वैल्यू 2, q की वैल्यू नहीं पता, 2m की वैल्यू 1 प्लस 2 कर दिया, 2 प्लस q बराबर 4, तो 2 प्लस q बराबर 4, तो q बराबर 4 माइनस 2 बराबर q बराबर 2 आ गया। फिर हमने ये वाला फार्मूला लिखा CmHnFpCl3, मेरे साथ दोहराइए CmHnFpCl3। ठीक, तो हमने इसके साथ फार्मूला के सिलसिले वैल्यू रखी, n की रखी, f की रखी, p की रखी और q की रख दिया। हमारे पास क्या आ गया, CF2Cl2 डाइफ्लोरोमीथेन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, R12 हो गया। और भाई साहब कौन से थे हमारे पास, हमारे पास कौन कौन से भाई साहब थे, R13 थे। ठीक, R13 का भी काम खत्म करते हैं, R13 का भी काम खत्म करते हैं। इसको लिखा रहने दे, चलिए आप लोग लिख लिया होगा आप लोगों ने, छोड़ो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखो R13 का काम खत्म करते हैं। R12 तो गए हो, R13 तेरी बारी, किसकी बारी, R13 की बारी। ठीक, R13 को भी कंपेरिजन किया, किससे, R लिखा, m-1 लिखा और n+1 लिखा, उसके बाद में p लिख दिया। अब देखिए, अब डायरेक्टली आप यहाँ से क्या कर सकते हैं,
भाई कंपैरिजन किया, ये वाले भाई साहब तो n के हो गए, ये वाले p के हो गए, यहाँ पर क्या कुछ नहीं जीरो, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। फिर से क्या लिखा हमने m माइनस वन बराबर जीरो लिख दिया। ठीक, उसके बाद में n प्लस वन बराबर क्या आ जाएगा हमारा, फिर से वन आ गया। ठीक, p बराबर हमारा इस बार क्या आ जाए, थ्री आ गया। ठीक, p बराबर थ्री, कोई बात नहीं, पिछली बार दो था, आपकी तीन आ गई, कोई बात नहीं। ठीक है, तो m बराबर यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से वैल्यू भाई साहब क्या निकल के आएगी, m बराबर वन निकल के आएगी। ठीक, यहाँ पर n की वैल्यू क्या निकल के आएगी, n बराबर फिर से एक बार जीरो आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर p की वैल्यू निकल ही आई है। अब सीधे उस फार्मूले में लिखते, कौन से फार्मूले में, n, कौन से वाले में, n प्लस p प्लस q बराबर 2m प्लस 2, n की वैल्यू जीरो, p की वैल्यू तीन, प्लस q की वैल्यू हमको निकालनी है, प्लस बराबर 2 इंटू m की वैल्यू 1 प्लस 2 लिख दिया। ठीक, अब देखो क्या हो गया भाई साहब, q को यहाँ पे रखा के लिए, 3 को उधर भेजेंगे, 2 एक कम 2, 2 2 4 हो गया, 4 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 3, क्यू की वैल्यू 1 आ गई लाला। क्या आ गई लाला, 1 आ गई। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू यदि 1 आई तो भैया हमने क्या किया, हमने भैया सीधा इनको उठाया, इन भाई साहब को उठा के इधर पटक दिया। क्या पटका, CmHnFpCl क्यू लिख दिया। ठीक, m की वैल्यू भाई साहब, m की वैल्यू 1 लिखा, c लिख दिया, चलिए लिख देते हैं एक बार, 1 लिख दिया। h की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू कितनी मेरे पास, n की वैल्यू भाई साहब लगता है फिर से जीरो आई थी, भाई साहब देखते हैं ना यहाँ पे, हाँ जीरो आई थी। ठीक है, तो एक बार फिर से लाली पेन से लिखते हैं यार, पर समझ में आएगा तुम लोग को, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ, तो नीला 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 लिख देते हैं। ठीक, c, m की वैल्यू क्या आई है दोस्तों, m की वैल्यू 1 आई है, 1 लिख दिया। h, n की वैल्यू कितनी आई है, 0 लिख दिया, 0 आई, यहाँ से देखिए ना। f लिखा मैंने, सीधे सीधे f लिख दिया। p की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब, 3 आई है, तो यहाँ पे देखो p है ना, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक, cl, q की वैल्यू 1 आई है, तो cl 1 लिख दिया। अब इसका शुद्ध रूप लिखने क्या होगा, c, h है ही नहीं यहाँ पर, f3 और cl आ गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या लिखूं भाई, क्लोरीन एक है, यहाँ लेकिन क्लोरो, क्लोरो ClORO, क्लोरो CH होता है शायद क्लोरीन में, हाँ CHLORO, क्लोरो, क्लोरीन एक है, क्लोरो ट्राईफ्लोरो मीथेन। ठीक, क्लोरो ट्राईफ्लोरो मीथेन इसका नाम हो गया। ठीक, क्लोरो ट्राईफ्लोरो मीथेन, यानी कि आपसे आप कहा, जहां कहीं भी अगर आपने देख लिया भाई साहब, क्या देख लिया, कि अगर भाई साहब R13 लिखा है तो मुझे क्या समझ जाना है, क्लोरो ट्राईफ्लोरो मीथेन है वहां पर, ये एक प्रकार का रेफ्रिजरेंट है। ठीक, तो ये आपको कई सारी जगह पे देखने को मिल सकता है, जो मतलब हमारा जहाँ पर रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं वहां पर देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट नंबर पे हम किसको स्टार्ट करेंगे, अब मैंने 2 टर्म वाले तो बता दिया आपको, अब इसको आसानी से आप कर ले जाएंगे। चलिए आपके लिए क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप अपने आप सॉल्व करके देख लीजिए। ये वाला कौन सा है भाई साहब, R50। अब आप सभी लोग R50 की वैल्यू निकाल करके मुझे कमेंट करेंगे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिए कि R50 का वैल्यू कितनी आ रही है। फिलहाल मैं बता देता हूँ इसका नाम बता देता हूँ, आप वैसे में जाकर के, जैसे मैंने बताया ना कि CF2 CL2 ऐसे करके बताइए, वैसे में आप जाकर के निकाल के हमको इसकी वैल्यू कमेंट करेंगे। ठीक, पहले मैं इसका नाम बता देता हूँ, इसकी नाम क्या हो जाएगा, मीथेन, सीधा इसका नाम क्या आ जाएगा, मीथेन आ जाएगा। ठीक, इसका निकाल के बहुत ही आसान है, आराम से मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। भाई इसमें p की वैल्यू भी 0 है, n प्लस 1 बराबर 5 रखेंगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, तो CH4 आ जाएगा, मतलब मीथेन आ जाएगा। फिलहाल मैंने बता ही दिया सब कुछ आपको, बस मैंने परोस दिया है, बस आपको निवाला खाना है। ठीक है, इतना कर सकते हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम क्या बताते हैं आपको, R134 का आपको बता देते हैं, उसके बाद में हमारी IUP क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फिलहाल R134 आप देखिए, अब लोचा हो गया ना भाई साहब, लोचा हो गया। क्या हुआ लोचा, कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। 1 3 4 वहां पर क्या था भाई, ये वाला टर्म मिसिंग था, वाला नहीं था वहां पर हम 0 यूज करते थे। यहाँ पर क्या करेंगे, m-1, ठीक, r हो गया। ठीक, n + 1 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 4 p कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो m-1 की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, 1 आ गई। n + 1 की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, 3 आ गई। ठीक, यहाँ पर p की वैल्यू इससे क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से m-1 = 1, ये -1 उधर आके m का +1 हो जाएगा, तो m बराबर 2 आ गया। ठीक, n + 1 बराबर 3 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो n की वैल्यू भी 2 आ गई। ठीक है, अब p बराबर 4 आ गया। अब नेक्स्ट फार्मूला में अपने रखते हैं, इस वाले फार्मूला में क्या रखेंगे, n + p + q बराबर n
प्लस पी प्लस क्यू बराबर 2m प्लस 2 भैया जी। ठीक, n की वैल्यू 2 प्लस p की वैल्यू 4 प्लस q की वैल्यू नहीं पता, हमें निकालनी है दादा। 2m 2 इंटू m की वैल्यू 2 है, प्लस 2 लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं, क्वेश्चन सॉल्व होगा और क्या होगा। तो 2 यहाँ से क्या होगा, 2 प्लस 4 6, यहाँ पे लिखा 6 प्लस क्यू बराबर 2 2 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 आ गया। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, तो गड़बड़ हो गया। कुछ नहीं गड़बड़ हुआ भाई, क्यू बराबर क्या आ गया मेरा, 0। क्यू बराबर 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है, मैं तो डर गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा क्या, CM, इस वाले भैया को उठाएंगे ना भाई, हमने Q निकाल लिया, M निकाल लिया, P निकाल लिया, N निकाल लिया। अब भैया इस वाले भैया को उठाएंगे, CM HN FeClQ। ठीक, अब हमने लिखा C, फिर M की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई, 2 लिख दिया। H लिखा, N की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी। भाई साहब की बार साहब आ गए, माने नहीं, अब की बार मैं भी जाऊंगा, हर बार मुझे 0 कर देते थे। अब की बार लिखा F, फिर P की वैल्यू कितनी आई भाई साहब, P की वैल्यू 4 आ गई। ओ माय गॉड, अब तो 4 आ गया। लेकिन भाई साहब Cl कर तो काम खत्म हो गया भाई, Q की वैल्यू तो बल्कि यहाँ पे 0 आ गई। चलो 0 रखते हैं, क्या कह रहा है भाई, सबका वक्त आता है, कहते हैं हर, आप लोग बोलिए आगे, सबका दिन आता है, क्या होता है, वीडियो में बोल नहीं सकते ना। तो C कभी मिलिएगा सामने तो बताएंगे आपसे क्या होता है। C2H2Cl F4। अब इसका नाम क्या होगा भाई साहब, इसका नाम बताइए आप लोग, नहीं बता, मैं हूँ किस लिए हूँ, बताने के लिए ना, डोंट वरी। F4 है, क्या होगा, टेट्राफ्लोरीन। टेट्राफ्लोरीन, F मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, मैंने बताया ना आपको, फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक, और Ca2H2 क्या होता है, इथेन। क्या होता है दोस्तों, देखते तो एक बार, हाँ, इथेन होता है। मेथ का फार्मूला क्या होता है, मीथेन, CH4, जहां पर CH4 होगा वहां पर मीथेन होगा। एथेन का होगा जहां पर C2H2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इथेन हो जाएगा। ठीक, टेट्राफ्लोरोइथेन। तो ये था आपका नॉमेनक्लेचर। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। कहीं भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा मेंशन, जिससे कि मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है क्या, हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक, बस प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, उसके बाद में थोड़े से एप्लीकेशन वगैरह देख लेंगे, उसके बाद में आपका ये चैप्टर आराम से फिनिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ, चलिएगा हेडिंग डालिएगा, स्टाइलिश डालिएगा, देखो राइटिंग बढ़िया से बनाया करो भाई साहब आप लोग। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या मेरी नहीं बनती तो कोई बात नहीं भाई, बेइज्जती मत करियो यार। प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, क्या होगा, अरे यार रेफ्री, अरे बोलो भाई, RANTS, रेफ्रिजरेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, एक बार जोर से बोलेंगे, क्या जय माता दी नहीं भाई, प्रॉपर्टीज का नाम बोलेंगे। क्या, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, मेरे साथ दोहराइए, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। दूसरी क्या होगी, केमिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड कौन सी हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब उसकी हिंदी बताऊं, ठीक है भाई बता देता हूँ, चलो खैर बता देता हूँ। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज यानी कि उसमें गतिकीय प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज के मतलब बताओ यार, अरे भाई क्यों शर्मिंदा कर रहे हो यार मुझे, प्रॉपर्टीज का मतलब आपको पता होगा। ठीक है, तो इन सभी में देखो, मजाक से हटके सबसे पहले थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में कौन कौन से पढ़ेंगे हम, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी समझ रहे हैं ना, जो थोड़ा ऊष्मा से थोड़ा संबंधित हो, उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे। ठीक, स्पेसिफिक पढ़ेंगे, कुछ ऐसे पढ़ेंगे नॉर्मल। फिर पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या होती है भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिन लोग केमिकली रिएक्ट करती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ये सभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल इन प्रॉपर्टीज को भी लिखा नहीं दीजिए, तो अभी इरेज करते हैं, तो इरेज कर देते हैं ना, हाँ इरेज कर देते हैं, और ये हेडिंग पर रहने देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज को अपनी।
तो बेसिकली दोस्तों प्रॉपर्टीज, ठीक, प्रॉपर्टीज आया नया फंडा हमारा प्रॉपर्टीज के बारे में क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ना है, बीपी, यानी कि बीपी वो वाला नहीं, बॉइलिंग पॉइंट, उबलांक बिंदु। बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए दोस्तों, उबलांक बिंदु कम से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब में कम से कम, यानी कि जो हमारा रेफ्रिजरेशन होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो वो कम से कम होना चाहिए। यानी कि पता चले कि हमने रेफ्रिजरेंट का यूज किया, पहले उसी को ठंडा करना पड़ रहा है, उसके बाद में हमको काम का यूज में ला पा रहे हैं, ठीक। तो वो क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, याद कर लीजिएगा। फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए। इस एरो का मतलब क्या है, ये एरो आपको जो दिख रही है, ये वाली एरो, इस एरो का मतलब है कम होना चाहिए, ठीक। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक बिंदु क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे कि NH3 क्या हो गया, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 33 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 33 के बाद ही वो बॉइल होता है, ठीक। और हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट NH3 कितना हो गया, सबसे ज्यादा होता है -77 डिग्री सेल्सियस, इसलिए अमोनिया का यूज कर लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि ऊष्मा चालकता ज्यादा होनी चाहिए, जिससे कि जो है हमारा जो सिस्टम है, जैसे मान लीजिए इस कमरे को ठंडा करना है तो हमने यूज किया उसको, मतलब उसका जैसे किसी भी रेफ्रिजरेंट का यूज किया तो उसकी ऊष्मा चालकता ज्यादा होगी ना, तभी तो उस कमरे से तुरंत हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए ऊष्मा चालकता ज्यादा होनी चाहिए, ठीक। COP क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो हमने भी पढ़ा था पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक। तो कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस भी ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा हमको वर्क आउटपुट करके दे सके, ठीक है। क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए दोस्तों। क्रिटिकल टेम्परेचर आपका रेफ्रिजरेंट का ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ये हो गई उसकी क्या हो गई, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक। नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जहरीलापन, पहला आ गया जहरीला, यानी कि टॉक्सिसिटी मतलब जहरीलापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भैया अब क्या हुआ, एक ने रहे मोहन राम मोहन नहीं, राम जी का नाम बदनाम करो, एक ने रहे लल्लू, ठीक। वही क्या आपने भैया फ्रिज बनाई मतलब फ्रिज बनाया उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया भाई, अमोनिया NH3 का यूज कर लिया उसमें फ्रिज बनाने में। फ्रिज में किसी भी प्रकार से कैसे भी करके मान लीजिए रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का यूज किया, लेकिन वो चीज क्या थी, वो थी टॉक्सिक, ठीक। तो क्या किया गया भाई, वो हो गई कहीं से लीक, तो भैया भी रखे रहे फ्रिज में फल, तो भैया वो उसको खा लिए, वो आके भाई सुबह का टाइम था, सोचे चलो फ्रेश हो गए फल खाते हैं, उन्होंने लिया खा, तो भाई वो कहे टपक। तो इस प्रकार से हमें क्या देखना होगा कि हम उस रेफ्रिजरेंट का यूज कहां पर कर रहे हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं। अगर टॉक्सिक है तो उसे हम अच्छे से यूज करें, और कोशिश ये करें कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट हो उसमें टॉक्सिसिटी का नेचर बिल्कुल हो ही ना। इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे, क्रॉस का निशान लगाएं। क्रॉस का निशान आपको बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, यानी कि टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। लिख भी दो यार, क्योंकि आप लोग महान है, मैं भी महान हूँ, नहीं होनी चाहिए भाई, महान सभी को ही है यार, नहीं होनी चाहिए, महान बनना चाहिए भाई, महान होंगे तभी तो आप महान कार्य करेंगे। खैर छोड़ो। फॉर्मेबिलिटी मतलब क्या होता है, ज्वलनशील, कौन सी सील, ज्वलनशील, ठीक है दोस्तों। ज्वलनशील भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो होता है केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट के बारे में पढ़ा है ना, तो रेफ्रिजरेंट हमारा ज्वलनशील नहीं होना चाहिए। पता चले कि तुरंत उसमें आग लग गई, लो ये सब जब हम ठंडा कर रहे थे गर्म हो गया, कोई मतलब ना निकला, ठीक है। ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, ठीक। एक्शन विद कंपाउंड, यानी कि प्रशीतक कंपाउंड को हानि न पहुंचाए, मतलब जो हमारा कंपाउंड यूज हो रहा है उसमें, हमारे इंस्ट्रूमेंट में, उसको हानि न पहुंचाने वाला हमारा प्रशीतक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी होगी भाई, लागत, भाई सस्ता होना चाहिए भाई, सभी को जाके आता है हमको सस्ता मिल जाए, जो है 40,000 का AC हमको कितने में, 400 में मिल जाए भैया, कहाँ से मिल जाएगा, तो भाई इतना सस्ता नहीं मिलेगा, लेकिन फिलहाल कोशिश जिस करते हैं, जिसपे रेफ्रिजरेंट क्या होता है, सस्ता होना चाहिए। हमारा जो प्रशीतक होना चाहिए वो सस्ता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, ठीक। ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, यानी कि श्यानता उसमें कम होनी चाहिए, श्यानता भी कम हो गई, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, लीक डिटेक्शन, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई लीक डिटेक्शन, यानी कि प्रशीतक कभी भी लीक ना हो। किसी भी मतलब पाइपलाइन मान लो फ्लो करा रहे हैं तो उसमें लीक होने की प्रॉपर्टीज कम होनी चाहिए, ठीक है। और क्या हो, अगर लीक भी हो जाए तो जल्द ही डिटेक्ट हो जाए, यानी कि उसको अगर डिटेक्शन मेथड्स के द्वारा अगर पता लगाया जाए कहाँ पर लीक हुआ है तो उसको आसानी से डिटेक्ट किया जा सके, इस प्रकार का हमारा रेफ्रिजरेंट होना चाहिए। तो ये थी हमारे रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, ठीक है। चलिए उसको बता देता हूँ यार, क्या हूँ भाई, क्यों छोड़ू किसी भी चीज को, जब बताना है तो पूरा बताता हूँ। चलिए बताता हूँ कि एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं, बस 2 मिनट एप्लीकेशन देख लीजिए, बस उसके बाद में इस चैप्टर को फिनिश करते हैं दोस्तों। तो बस वही स्टार्ट करते हैं, क्या, एप्लीकेशंस ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। तो बेसिकली फ्रेंड्स हमने क्या किया, यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, एप्लीकेशंस पढ़ लेंगे, ठीक। पढ़ते क्या, अनुप्रयोग क्या होते हैं, अनुप्रयोग ऑफ रेफ्रिजरेंट, प्रशीतक के अनुप्रयोग, प्रशीतक के
थोड़ा सॉरी फ्रेंड्स, प्रतिशत के अनुप्रयोग पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले हमारा क्या हो गया R11 का हमने निकाला था वैल्यू। R11 क्या हो गया, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में यूज होता है, यानी कि सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, जैसे कि सेंट्रल हमारा जो होते हैं उनमें एयर कंडीशनिंग का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया R12 और R22। R12 का होता है वाटर कूलर वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक, R12 R22 वाटर कूलर में यूज किया जाता है, ये सब आप याद कर लीजिएगा। R32 क्या होता है, वाटर एयर कंडीशनिंग, यानी कि जो हमारा होते हैं गीजर वगैरह होते हैं, इन सब में क्या होता है, हम क्या इसका यूज करते हैं, R32 का यूज करते हैं। ठीक, NH3 क्या होता है, NH3 क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज में यूज होता है। ठीक, NH3 हमारा कोल्ड स्टोरेज में यूज होता है। ठीक, NH3 हमारा कोल्ड स्टोरेज में यूज होता है। कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज मतलब क्या समझते हैं, कोल्ड स्टोरेज मतलब होता है जहां पर हमारे फल सब्जियां और वैसी जो चीजें खराब न होने पाए, उन चीजों को बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोल्ड स्टोरेज का। और कोल्ड स्टोरेज में क्या किसका यूज करते हैं, अमोनिया का, यानी कि NH3 का यूज करते हैं। ठीक, और उसके बाद में CO2 हमारा क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग हो गया। मान लीजिए कोई पार्ट है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में आपको जैसे मछलियां भेजनी है। ठीक, मछलियां आपने पकड़ी यहाँ से, ऑस्ट्रेलिया आपको लेके जाना है, तो क्या किया आपने भाई, आप किस में रखेंगे भाई, उनको पानी कांटेक्ट में लाएंगे तो ऑटोमेटिकली सड़ जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, खराब हो जाएंगी ना। तो आपने क्या किया, उसको ड्राई आइस, यानी कि CO2 क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राई आइस। देखिए आप लोग को पता होगा शायद, ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ में क्या करते हैं, उनको रख देते हैं, उनको कांटेक्ट में रखते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर ये क्या होती है, CO2 बेसिकली शुष्क बर्फ वो होती है जो क्या होती है, टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने से, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो डायरेक्टली क्या होती है, वेपर में चेंज होती है, यानी कि वो वाटर में नहीं चेंज होती है, इसलिए हम उसका यूज करते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट फ्रीजिंग में। ठीक है, मछली वाला एग्जाम्पल अच्छा था, आई थिंक सो। ब्रांड क्या होता है, मिल्क चिलिंग प्लांट, यानी कि जैसे हमारे जो दूध जैसे कि हमारा अमूल वगैरह हो गई, सब कंपनियां हो गई कई सारी, मैं किसी का वो नहीं कर रहा, मतलब कंपनियां हो गई, वहां पर जो होता है मिल्क चिलिंग के लिए यूज किया जाता है हमारा ब्रांड सोल्यूशन। ब्रांड सोल्यूशन क्या होता है, बेसिकली हमने आपको एक बार पहले ही बताया था, ये साल्ट और वाटर का मिक्सचर होता है। ठीक, ब्रांड सोल्यूशन। ठीक, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है भाई, मिल्क चिलिंग प्लांट में। अब पता चला आपने वहां पर अमोनिया का यूज कर लिया, अमोनिया का यूज क्यों नहीं होता, अमोनिया का यूज कर लिया, हल्की सी एक बूंद भी क्या हो गई, कहते हैं ना कि खटास, यानी कि मट्ठे की एक बूंद भी 100 टन दूध को फाड़ने के लिए काफी होती है। उसी प्रकार से अमोनिया की एक बूंद अगर इसमें गिर गई तो 100 लोग टपक गए। पता चला कि सुबह सुबह दूध सप्लाई होकर आया हमारे गांव में, सुबह सुबह चलो भैया और फिर फ्रेश होकर पीते हैं, और भैया उसने क्या किया था, चिलिंग की थी किससे, अमोनिया के थ्रू, भाई हम लोग तो निपट जाएंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं, हम वहाँ पर ब्रांड सोल्यूशन का यूज करते हैं मिल्क चिलिंग प्लांट वगैरह में, यानी कि जो खाने योग्य सामान होती है, हम धुल नहीं सकते बेसिकली, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर ब्रांड का यूज करते हैं मिल्क चिलिंग प्लांट वगैरह में। एयर तो आप समझते हैं यार कि मतलब एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, हवा का यूज करते हैं चीजों को ठंडा करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये सब थी हमारी, जो हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा भाई, क्या क्या पढ़ा, रेफ्रिजरेंट पढ़ा, रेफ्रिजरेंट के टाइप्स पढ़े, प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ा है ना, प्राइमरी टाइप सेकेंडरी टाइप। प्राइमरी में भी हमने पढ़े, कौन कौन से पढ़े हमने याद करते एक बार, हैलोजन पढ़ा, एजियोट्रॉप पढ़ा, इनऑर्गेनिक पढ़ा, और हाइड्रोकार्बन्स था, हाँ हाइड्रोकार्बन्स भी पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम आगे आए, आगे हमने नॉमेनक्लेचर की ओर कदम रखे, नॉमेनक्लेचर पढ़ा, नॉमेनक्लेचर में R12 का पढ़ा, R22 का पढ़ा, R50 का आपको होमवर्क में दिया गया है, अब मतलब कमेंट करिएगा आप सब लोग उसका निकाल करके, और R132 का हमने निकाला। ठीक, ये ही कुछ नॉमेनक्लेचर हैं जो आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, एज इट इज पूछ जाते हैं भाई साहब, मतलब या तो फिर आप इनको रख लीजिए या फिर आप इनका फार्मूला तो आई थिंक तो इतना अच्छे से मैं समझाया, आपको आराम समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से निकाल सकते हैं किसी का भी। ठीक है, तो ये हो गया नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया। इसके बाद में हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ ली बेसिकली, उसके बाद में प्रॉपर्टीज पढ़ी, प्रॉपर्टीज में थर्मोडायनामिक पढ़ी, फिजिकल पढ़ी, केमिकल पढ़ी। ठीक, उसके बाद में फिर हम आगे किसमें, एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन अभी आपके सामने मैंने बताया है, बस इतना कुछ था जो आपके इस चैप्टर नंबर 3 में था बेसिकली। दोस्तों थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। मेरी इतनी मेहनत के लिए आप एक सपोर्ट दिखाइएगा, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक आध दो कमेंट कर दीजिएगा, मेरा दिल प्रफुल्लित हो जाएगा, बहुत ही खुश हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू ऑल।